नमस्कार, मैं हूं नगमा। पाकिस्तान में कल आम चुनाव हैं, लेकिन जो हाल वहां पर है उससे ये सवाल पूछा जा रहा है कि वहां पर बैलेट की चलेगी या बुलेट की। बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले हिंसा भी दिखाई दे रही है। आज ही बलूचिस्तान में धमाके हुए, जिनमें 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे। और ये भी सबकी राय है कि सेना का दखल वहां बढ़ा है, बल्कि सेना जो चाहेगी पाकिस्तान के चुनाव में वही होगा। बल्कि ये आरोप पॉलिटिकल पार्टियां लगा रही हैं, जैसे खास करके इमरान खान की पार्टी। इमरान खान जेल में हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई इसी तरफ एक इशारा है। 3 अहम दल हैं, पीएमएलएन यानी पीएमएल नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें है बिलावल भुट्टो, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसके पास अब चुनाव का सिंबल भी नहीं है। और इमरान खान है जेल में, तो उनके ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। पाकिस्तान चुनाव पर देखिए उमा शंकर सिंह की ये रिपोर्ट। बुधवार को बलूचिस्तान 2 धमाकों से दहल गया। पहला धमाका पिशिन में एक निर्दलीय उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई और कई दर्जन घायल हुए। दूसरा धमाका किला सैफुल्ला जिले में हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए। पाकिस्तान में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को निशाना बनाकर अब तक 2 दर्जन से अधिक धमाके हो चुके हैं, जिस पर यूएन चिंता जता चुका है। बड़े पैमाने पर हिंसा का असर चुनाव नतीजों पर पड़ने की आशंका है। हम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं। हमने पाकिस्तान की सरकार से आग्रह किया है कि वो सबकी भागीदारी वाली और अर्थपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मूलभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। Democratic process. चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 4 साल बाद लंदन से लौटने वाले पीएमएलएन के नेता नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम मामले खत्म कर दिए गए और वे चौथी बार पीएम बनने की तैयारी में हैं। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी नजर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। और ये नौजवान 30 साल के कम उम्र वाले लड़के जो हैं, ये सुभाष शरीफ की और नवाज शरीफ के साथी बनेंगे। आसिफ तेरा, कादिर तेरा। 2 बार पीएमएलएन के साथ सत्ता का स्वाद चख चुकी पीपीपी के युवा नेता बिलावल भुट्टो जरदारी पीएम बनने की उम्मीद जता रहे हैं। अपना वोट के जरिए ये ताकत दिलवा देते हैं कि कराची के 20 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवा दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे। वही पीटीआई के नेता इमरान खान जेल में बंद हैं। पीटीआई का चुनाव चिन्ह बैट छीन लिया गया है, उसके मुख्यालय को भी कब्जे में ले लिया गया है। इमरान के उम्मीदवार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। मैं आज भी अपना खान साहब के साथ खड़ा हूं। मैं कल भी खान साहब के साथ खड़ा था और मैं आइंदा भी इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ अपना खड़ा हूंगा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 336 सीटें हैं। इनमें से 266 पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 60 सीटें महिलाओं और 10 सीटें गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं। जिन 266 सीटों पर सीधे चुनाव हो रहा है, उनमें से पंजाब में 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 43 और संघीय क्षेत्र इस्लामाबाद में 3 सीटें हैं। यानी कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाकर जितनी सीटें होती हैं, उससे अधिक सीटें अकेले पंजाब में हैं। इसलिए कहा जाता है कि पंजाब जीतने वाला पाकिस्तान जीतता है। पाकिस्तान के 12 करोड़ 80 लाख वोटरों में से 44% 35 साल से कम के हैं। इन युवा वोटरों का रुझान अभी भी इमरान खान की तरफ बताया जा रहा है, लेकिन वक्त का पहिया घूम गया लगता है।
2018 में इमरान खान जब पीएम बने तो कहा गया कि सेना के समर्थन से बने हैं। अब वही इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने नवाज शरीफ को पीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 2018 के चुनाव में जब इमरान खान चुनकर सत्ता में आए तो इसका श्रेय बहुत हद तक पाकिस्तान की सेना को दिया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान की सेना का इमरान से मोह भंग हो गया क्योंकि इमरान ने सेना की सुननी बंद कर दी। लिहाजा 2022 में उनकी सत्ता तो गई ही, खुद जेल में हैं और चुनाव से पहले उनके हाथ से बल्ला भी चला गया। दरअसल अब कालचक्र घूम गया है, दोस्त दुश्मन बन गए हैं और पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं। लेकिन सवाल है कि इस चुनाव में क्या नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत का खुला हाथ मिलेगा या उनकी सरकार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसी किसी पार्टी के समर्थन के तीर पर टिकना होगा? और क्या वे पाकिस्तान की सत्ता में पाकिस्तान की सेना के हाथों पिंजरे का शेर बनने को मजबूर होंगे या फिर पाकिस्तान की राजनीति में सेना के दखल के खिलाफ जैसा पहले दमखम दिखाया था वैसा ही दिखाने को आजाद होंगे? नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं दो मेहमान। अब्दुल समद हैं जो प्रवक्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इरशाद अहमद खान है प्रवक्ता है पीएमएल नवाज के। अब्दुल समद, इमरान खान जेल में है और पीटीआई के पास में उनका चुनाव सिंबल तक नहीं है, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं ज़्यादातर उम्मीदवार चुनाव। क्या हवा लग रही है, सड़कों पे क्या माहौल है और कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए चुनाव लड़ना? ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन होगा शायद, ये दुनिया भर में ये बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि इससे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन कोई और नहीं हो सकता। इससे ज्यादा जो पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग हुई है और मैनूवरिंग हुई है और जिस तरीके से टेररिस्ट वाला सलूक किया गया पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ, उनको घरों में घुस के उनको उठाया गया, उनकी फैमिलीज के साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो अगर इसी तरीके से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो शायद इनको वैसे ही उठा के बिठा दिया जाता। ये इलेक्शन की इतना बड़ा मजाक, इतना जिस तरह ये अफ्रीका के इलेक्शंस हो या बांग्लादेश के इलेक्शंस हो, अब तो कोई फर्क नहीं रह गया इस तरह के इलेक्शंस में। और इनको थोड़ी बहुत भी शर्मिंदगी का भी सामना इनको फील होता कि इस तरह के इलेक्शन जो हैं जिसमें अवाम जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान वो 80% से ऊपर की पॉपुलैरिटी पे हो और दुनिया के तमाम तर सर्वेज के मुताबिक वो सबसे पॉपुलर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया। इरशाद साहब को एक मिनट लाना चाहती हूँ। आपने जो कहा कि फिर अगर ऐसे चुनाव होने थे तो सीधे ही बिठा देते, अगर सेना की मर्जी से सब कुछ हो रहा है तो फिर चुनाव क्यों? चुनाव की जरूरत क्यों है? इरशाद साहब, इमरान खान जेल में, उनकी पार्टी को चुनाव तक लड़ने नहीं दिया जा रहा, चुनाव सिंबल उनसे छीन लिया गया, तो जो अभी कह रहे थे समद साहब, आपका क्या जवाब इसका? जी, एक तो आवाज थोड़ी परफेक्ट नहीं आई मुझे। मैं ये कहूंगा, मैं अब्दुल समद याकूब को सुन रहा था, तो बात ऐसी करते हैं ये लोग, क्योंकि मैं ये कहता हूँ जुबानी अर्श पे पहुंचाती है, जुबानी फर्श पे गिराती है। ये पीटीआई वालों ने बदजुबानी करके, लोगों को गालियां दे करके, इदारों को बर्बाद करके, तमाम इदारों को बर्बाद करके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते थे, वो ये नहीं कर सके। और जो सजा पाता है इंसान, जो गुनाह करता है उसी को सजा मिलती है, अदरवाइज किसी को सजा नहीं मिलती। हमारे अदालतें भी आजाद है, हमारे इदारे भी आजाद है। 2018 में जेल गए थे और आज लौटे हैं, तो ये कहना कि जो गुनाह करता उसको सजा मिलता है, ये बात तो सब पे लागू होगी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कायद पे जो मुकदमात बने थे, जो गलत मुकदमात बने थे, उन्होंने अदालतों को फेस किया, उन्होंने जेल में गए, वो जेल में जाकर के जमानत पे रिहा हुए और फिर मुकदमात का सामना किया। ये देखिए कि 5 साल मुकदमात का सामना करते करते अदालतों से बरी हुए हैं, तो आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उससे पहले वो इलेक्शन की बात नहीं करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि हमारी अदालतें आजाद, हमारे इदारे आजाद और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह अब महफूज हाथों में है। अभी जो बात ये करते हैं पीटीआई वाले कि शायद हम कुछ कर रहे हैं, देखिए हुकूमत हमारी नहीं है, हुकूमत निगरान हुकूमत है। हम तो खुद जैसे पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वैसे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ रही है। हम सब लोग एक ही तरह के हैं। अभी हुकूमत में कोई भी नहीं है, ना पीटीआई है, ना पीपल्स पार्टी है, ना। जी, शुक्रिया आपका। इस वक्त सीधे अब हम चलेंगे उत्तराखंड, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून बन गया और हमारी सहयोगी नीता शर्मा वहां है। महिलाओं के लिए अच्छा बताया जा रहा है, बीजेपी और आपकी सरकार कह रही है कि प्रोग्रेसिव कानून है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये समान नागरिक संहिता, जहां
मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए है, संपत्ति में उनके उत्तराधिकार को लेकर है, भरण पोषण को लेकर है, और साथ में बुजुर्गों के लिए भी एक उनके लिए भी आगे सुरक्षा और सहायता वाला कानून है। और जो कुरीतियाँ हैं लंबे समय से, जो देश की आज़ादी के समय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान सभा में संविधान बनाते समय इसको लागू करना चाहते थे, उस समय लागू नहीं हुआ, लेकिन संविधान ने इसकी व्यवस्था करी थी। आज उत्तराखंड की विधानसभा को सौभाग्य मिला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में गए थे, तो उस समय उत्तराखंड की जनता से हमने उनके सामने संकल्प किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इसको लागू करेंगे। आज हमारा वो संकल्प पूरा हुआ, एक वायदा पूरा हुआ। ये देवभूमि को ये सौभाग्य मिला कि जो लंबे समय की प्रतीक्षा थी, लंबे समय की मांग थी, वो विधेयक, वो कानून, वो एक्ट आज देवभूमि उत्तराखंड की विधानसभा ने पारित किया है। सर, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर जो है वो थोड़ा चर्चा जो है वो हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एक तरह से उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले मॉरल पुलिसिंग है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी समझा कि इसे इंक्लूड किया जाए यूसीसी में? देखिए, हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बहुत ही हमने केवल और केवल उनके हितों के लिए, उनकी माता पिताओं की चिंता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रावधान किया है। और हमारा ये काम भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, बाद में जो है माँ बाप को भी उन कष्टों का सामना करना पड़ता है, उनको उन कष्टों का, दुखों का सामना न करना पड़े, कोई अनहोनी न हो, इसलिए उनकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। इसलिए हमने किया है और ये हमने शुरुआत की है देवभूमि में, और जो भी आगे निकट भविष्य में और जो भी अच्छा कानून में कुछ सम्मिलित करना होगा वो भी हम आगे करेंगे। ये कहा जा रहा है कि टेम्पलेट है बाकी पूरे देश के लिए भी। ऑलरेडी राजस्थान से भी आवाज़ उठ रही है, असम से भी आवाज़ उठ रही है कि सेम कानून वहाँ पर लागू किया जाएगा। देखिए, हमने देवभूमि की जनता के सामने हम चुनाव में गए, देवभूमि की जनता ने इस पर हमको अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका हमको दिया, और हमने एक कानून की दिशा में आज हमने इसको विधानसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया। और देवभूमि ने इसकी शुरुआत की है। देवभूमि है हमारा ये गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, हर जगह देवभूमि, चारों धाम, आदि कैलाश, अनेक ऐसे देव स्थान, हर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में, अर्धसैनिक बलों में, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इसके लिए हमने कमेटी बनाई थी। ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने 2,33,000 लोगों तक पहुंचने का काम किया है, 10,000 लोगों से सीधे संवाद किया है, 43 उन्होंने बैठकें की हैं, संवाद के कार्यक्रम किए हैं, जो धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, उनके संगठन हैं, उन सब से बात की है। उसके बाद ड्राफ्ट आया है और वो ड्राफ्ट विधानसभा में पारित हुआ है, विधेयक बना है, जहाँ हम इस ड्राफ्ट को राष्ट्रपति जी तक ये जाएगा, उनकी भी स्वीकृति हमको मिलेगी, तो उसके बाद इसको हम एक्ट के रूप में यहाँ राज्य के अंदर लागू करेंगे। हम देवभूमि में लागू कर रहे हैं। माँ गंगा यहाँ से निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, महाकाली, शारदा, सरयू, अनेक नदियाँ यहाँ से निकलकर पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती हैं, जल जीवन दोनों देने का काम करती हैं। तो उसी प्रकार से देवभूमि की विधानसभा ने, देवभूमि के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए ये कदम उठाया है। इसको प्रदेश के अंदर पारित किया। हमारी अपेक्षा होगी कि दूसरे राज्य भी इसको अपने यहाँ लागू करें। सर, ट्राइबल्स को लेकर जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उनको इंक्लूड नहीं किया गया, उसकी क्या वजह रही? देखिए, जो संविधान है, संविधान में ट्राइबल्स के लिए व्यवस्था की गई है और उनको इस संविधान ने उनको उनके पिछड़ेपन के कारण से, उनके रहन सहन के कारण से जो छूट दी गई है, जो उनके लिए शिथिलीकरण किया है, जब भारत का संविधान ही कह रहा है। और यहाँ भी जब कमेटी हमारी गई थी तो कमेटी के लोगों ने भी
उनके जब लोगों से बात की, उन समूह से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम इसको उत्तराखंड में हमको लागू करने में, हम समान नागरिक संहिता में हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ समय हमको दे दिया जाए। तो वो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भी किया है, भारत के संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप भी किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, राम मंदिर था, धारा 370 हटाना था, फिर यूसीसी था, तो अब क्या माना जाना चाहिए कि देवभूमि में राम राज्य आ गया? पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य आया है, और इतने लंबे कालखंड के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद, लोगों के लंबे संघर्षों के बाद ये स्वप्न और संकल्प राम भक्तों का, भगवान राम पर आस्था करने वाले लोगों का पूरा हुआ है। और आज समान नागरिक संहिता देवभूमि में विधेयक पारित हुआ है, तो निश्चित रूप से एक राम भगवान त्रेता युग में पैदा हुए थे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको आज फिर से राम युग में जीने का अवसर मिल रहा है। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व के कारण से जो उन्होंने भगवान राम का मंदिर बहुत कम समय में वहाँ पर बनकर तैयार हुआ, प्रतिष्ठा हुई, लंबे समय से जो रुका हुआ काम था वो शुरू हुआ, और एक एक करके, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 बननी हो, हमारे पौराणिक स्थल, धार्मिक स्थल जो आज नवनिर्माण उनका हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, सांस्कृतिक जो हमारा एक पुनर्जागरण हो रहा है, ये सब काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और हमारे सभी देव स्थान आज हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जहाँ बाबा केदार का प्रांगण एक तरह से आज बहुत ही भव्य रूप ले रहा है धीरे धीरे, उसमें पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो रहा है, आदि कैलाश अभी प्रधानमंत्री जी ने यात्रा करी है। वो देश के आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्रों में गए, 18,000 फुट की ऊंचाई पर गए, और उसके बाद यहाँ भी लोगों का आना शुरू हो रहा है, लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। तो निश्चित रूप से राम राज्य है, यही राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं हम। आखिरी सवाल सर, करप्शन के ऊपर आज यहाँ पर रेड्स हुई हैं जो हरक सिंह रावत जी के ऊपर, इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, देखिए वो जांच एजेंसियों का काम है, और जो मैं कहता हूँ कि भारत की विधि व्यवस्था है, भारत की अपनी एजेंसियां हैं, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करती हैं उस पर, क्योंकि हम लोगों का कोई वो भी नहीं है उसमें। शुक्रिया सर, शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद।